वियतनाम के नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस में फोंग निया और पैराडाइज जैसे खूबसूरत केव्स को एक्सप्लोर करने के बाद रात की ट्रेन पकड़कर हम आ चुके हैं वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा वियतनाम की हिस्टोरिक, वाइब्रेंट और बसलिंग सिटी हनोई को। हनोई में हा मीन्स रिवर और नोई मीन्स इनर होता है। देयरफॉर हनोई मीन्स द सिटी लोकेटेड विद इन द रिवर, और ऐसा है भी। हनोई is situated on the banks of Red River in the northern Vietnam। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं हनोई को और मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम शीश है। मैं इस चैनल पर ट्रैवल सेंट्रिक वीडियोस बनाता हूँ। मेरे पीछे क्रिसमस के सामान देख के ये नहीं सोचना कि मैं क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं यूजुअली उस टाइम पर ट्रैवल नहीं कर रहा होता बिकॉज़ सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अभी 12 घंटे की ट्रैवल करके मैं आ चुका हूँ वियतनाम की कैपिटल हनोई में। एंड आज मैं आपको हनोई की स्ट्रीट्स, हनोई का कॉफ़ी, हनोई का फ़ो और हनोई में मैं खुद दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस में से एक द ट्रेन स्ट्रीट, वहाँ चलते हैं एंड वहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए एंड एंजॉय कीजिए। भाई जैसे गाड़ी चल रही है ना, मुझे लगता है जैसे मैं इधर गया या उधर गया। नो नो नो, सब कुछ ध्यान रखना। वियतनाम में टू व्हीलर्स में सारा कुछ कोऑर्डिनेशन पे चलता है, सब कुछ कोऑर्डिनेशन पे चलता है। ठीक है, सामने वाला आदमी गाड़ी चला रहा है, इधर से गाड़ी चल रहा है, दोनों तरफ से गाड़ी चल रहा है, दोनों आपस में समझे हुए हैं कि हाँ मैं इतने देर में क्रॉस कर लूँगा, वो समझ रहा है कि मैं इतने देर में क्रॉस कर लूँगा। बस उसी पे सारा खेल है। एनी गेसेस अभी मैं कहाँ हूँ फॉर द एग कॉफ़ी?
गेस करो। एट द ट्रेन स्ट्रीट। 2010 में ट्रेन स्ट्रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। 2013 के बाद जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फ़ोटोज़ वगैरह स्प्रेड आउट होने स्टार्ट हुए तो उसके बाद ये एक्चुअली बहुत ही फेमस लोकेलिटी बन गई। काफ़ी लोग जो है वो क्रॉसिंग के पास खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। मैं अभी आ गया हूँ 2:30 बजे, 3:30 बजे ट्रेन जाने वाली है एंड मैं पहले से ही पहुँचा हुआ हूँ और अभी भी भीड़ है बहुत ज़्यादा। लोग कैमरा वैमरा लेकर सब तैयार हैं, तो वेट करते हैं। मैंने ऑर्डर किया है एग कॉफ़ी के लिए। एग कॉफ़ी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊंगा और एक अच्छे जो जगह पे आपको बताऊंगा एग कॉफ़ी के बारे में, क्या है कैसा है। तो बेसिकली एग कॉफ़ी क्या है कि एग को वो मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं एंड उसका जो फ्रॉथ होता है उसको यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ कॉफ़ी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट एग रहता है उसमें, मिल्क नहीं रहता। उसके पीछे का कारण क्या है, वियतनाम वॉर के टाइम पे मिल्क की सप्लाई नहीं थी उतनी, तो इन्होंने ऑल्टरनेट्स बहुत सारे क्रिएट किए हैं। इसीलिए आपको वियतनाम में बहुत अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ मिलेंगी। कोकोनट कॉफ़ी आपको मिलेगा, मिल्क कॉफ़ी मिलेगा, कंडेंस मिल्क कॉफ़ी मिलेगा, उसके बाद आपको एग कॉफ़ी मिलेगा। तो ये उसकी हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत जो मुझे पता थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब वेट करते हैं ट्रेन का। अपेरेंटली 1 घंटे में आनी चाहिए। मेरे इस साइड पे रेलवे स्टेशन है, हाँ मेरे इस साइड पे रेलवे स्टेशन है, भूल जाता हूँ मैं। तो मेरे इस साइड पर रेलवे स्टेशन है, ट्रेन इस साइड से आएगी। आपको व्यूज़ दिखाता हूँ एंड स्ट्रीट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। एग कॉफ़ी मैं नहीं डिस्क्राइब करूँगा कि कैसा है, बिकॉज़ एग कॉफ़ी से अच्छा कोई कॉफ़ी मुझे लगा ही नहीं है आज तक मेरे लाइफ में। इतना ज़्यादा मुझे पसंद आ चुका है। मतलब मैं कॉफ़ी पीता हूँ बट एग कॉफ़ी को बीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एटलीस्ट मेरे टेस्ट बड के हिसाब से। मैंने और भी कॉफ़ीज़ यहाँ पे ट्राई की, कोकोनट कॉफ़ी वगैरह सब कुछ पिया। कंडेंस मिल्क कॉफ़ी मेरा सेकंड फेवरेट बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट एग कॉफ़ी कोई चांस ही नहीं है बीट होने का। तो लकीली कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा बेस्ट सीट के लिए कम से कम 1 घंटा पहले आ जाना, ठीक है, और आकर बैठ जाना यहाँ पे। ट्रेन आने का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। भीड़ देख रहे थे ना कितना है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कितना नज़दीक से ट्रेन गुजरती है यहाँ पे, बट उससे पहले ट्रेन का जो शेड्यूल है वो यहाँ साइड में मैं अभी दिखा दूँगा एंड जो लोकेशन है इस जगह का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो को लाइक तो करोगे नहीं आप, लेकिन फिर भी डाल दूँगा आपके फ़ायदे के लिए। एंड दिखाता हूँ ट्रेन कितने नज़दीक से जाती है यहाँ पे। देखो ये मेरा पैर का लेंथ है और ये लाइन है, बस इसके आगे ट्रेन आती है, यहाँ ट्रैक है। प्रिपरेशन शुरू हो गई है, टेबल घसकाया जा रहा है ट्रेन आने से पहले। तो अच्छा एक्सपीरियंस था ना। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ द प्रिजन म्यूज़ियम।
यहाँ की तंग गलियों और यहाँ के ट्रैफिक से होते हुए। वहाँ पहुँचकर वहाँ के डिटेल शेयर करता हूँ, तब तक आप यहाँ के स्ट्रीट्स को एंजॉय करो। तो अभी आ गया हूँ 5 मिनट के ग्रैब बाइक राइड के बाद दूसरे लोकेशन में आज के दिन का। जगह का नाम है हनॉय हिल्टन। हनॉय हिल्टन होटल जैसा लग रहा है ना, बट है नहीं एक्चुअली में, इतनी भी पॉजिटिव जगह नहीं है ये। इस जगह का नाम अमेरिकन्स बोला करते हैं हनॉय हिल्टन, एक्चुअली इसका नाम हुआ लाओ प्रिजन रेलिक है। 1896 में इसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको बनाया था। बनाने का रीज़न क्या था? ऑब्वियसली प्रिजन है, तो जो उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहा करते थे उनको बंदी बनाया जाता था इस जगह पे। जैसे इंडिया में अपने यहाँ अंडमान एंड निकोबार आप जाओगे तो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल आपको देखने को मिलेगा, जिसको काला पानी भी बोला जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो उस टाइम पे वियतनाम के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे उनको बंदी बना के यहाँ पे रखा जाता था। फिर बाद में वियतनाम वॉर के टाइम इसको, जो यहाँ की वियतनाम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यूज़ किया था अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको बंदी बना के रखने के लिए। तो अभी हम चलते हैं अंदर। मैंने आपको हो ची मिन में एक और प्रिजन तो नहीं, म्यूज़ियम दिखाया था, म्यूज़ियम ऑफ वॉर रेलिक। ओके, तो टिकट ले लिया है, ऑडियो गाइड भी ले लिया है। ऑडियो गाइड का कॉस्ट है 100K, रिफंडेबल नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा वन टाइम। एंड ये ऑडियो गाइड जो है वो रिटर्न करना होगा। एंड 50,000 का टिकट है, 50,000 सारी जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ सारा का सारा डोंग में है, वियतनामीज़ डोंग में है। तो स्टेशन 1 पे हूँ। डिटेल्स जैसे जैसे मुझे पता चलेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। अभी तक का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले वाले रूम में आपको दिखा होगा एक फर्नेंस जैसा। बेसिकली हुआ लाओ का मतलब फर्नेंस होता है। तो यहाँ पे पहले पोट्री लोग किया करते थे, बहुत बड़ा एक विलेज था एंड काफ़ी सारी कम्युनिटी यहाँ पे रहा करती थी। तकरीबन 21 विलेज हुआ करते थे यहाँ पे। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड था इस जेल का। आज के डेट में 1/5 ही बस बचा है जो एज अ म्यूज़ियम रखा गया, बाकी सारे चीज़ों को हटा दिया गया। तो सबसे पहला सेक्शन में उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट सेक्शन में जो प्रिजनर्स को, नए नए प्रिजनर्स को जब लाया जाता था तो वो रूम है, बेसिकली एक हॉल है। उसके बाद आपको मैंने एक गेट दिखाया था, वो एक्चुअली में प्रिजन का जो मेन सेंट्रल गेट हुआ करता था वो था। उसके बाद नेक्स्ट रूम में वेटिंग एरिया था प्रिजनर्स के लिए, मेन प्रिजनर्स को वहाँ पे रखा जाता था। और जो लास्ट वाला सेक्शन आपको मैंने दिखाया, उसी रूम में टॉयलेट भी था एंड उसी रूम में बहुत सारे मेल प्रिजनर्स को एक साथ उस तरीके से बांध कर रखा जाता था। एक पॉइंट है जो मुझे अभी आपको बतानी है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले सेल्यूलर जेल भी एक्सपीरियंस किया है अंडमान में।
कुछ टाइम पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंडिया से बाहर के हैं, मतलब ट्रैवलर्स ही थे हमारे साथ, तो वो लोग भी गए थे, बट उनको इस तरीके से कोई ऑडियो गाइड का ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता है कि अलग अलग लैंग्वेज में अगर हम वहाँ पे भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ तो शायद वहाँ पे भी जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे इस जगह पे इवन हो ची मिन में या फिर S21 जब मैं वहाँ पे नॉम पेन गया था, वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस था। प्रॉपर स्टेशंस बने हुए हैं एंड उस जगह पे आप जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ एंड यू कैन प्रेस द बटन जो अभी आपका चैप्टर है एंड उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स पता चलेंगे। तो 2 और सेक्शंस मैंने आपको दिखाए अभी। पहले वाले सेक्शन में जो ऐसे प्रिजनर्स जो कि यहाँ पे जो अथॉरिटी थी, फ्रेंच अथॉरिटी, उनका बात नहीं माना करते थे, तो बेसिकली उनको वहाँ पे डंजन में प्रिजनर बना के रखा जाता था एंड मैक्सिमम 2 लोगों को एक पर्टिकुलर सेल में रखा जाता था। उसके बाद मैंने आपको 2 सीवेज पाइपलाइन दिखाई जो अंडरग्राउंड लाइंस थी। उसमें फ़र्स्ट टाइम शायद 6 लोग ने भागने की कोशिश की, वो लोग जिनको डेथ सेंटेंस मिला था, बट उसमें से 5 भागने में सक्सेसफुल हुए और 1 पकड़े गए थे। और जो मैंने आपको सेकंड वाला दिखाया उसमें लिखा है 11 की रात से 11 मार्च से 16 मार्च की रात 1945 तक 100 पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उन्होंने यहाँ से एस्केप लिया था एंड फिर बाद में जाके उन्होंने पार्टी और फिर गवर्नमेंट लीडर्स बने वो इवेंचुअली, एंड उन्होंने जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है उसमें आगे हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन में एंड वहाँ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा। लाइफ एक्चुअली डिफ़िकल्ट थी यहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ, एंड सेल देख के भी वैसा लग रहा है। ओके, तो मेरे पीछे का जो सेक्शन है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक वुमेन के लिए प्रिजन सेल एरिया है जहाँ पे तकरीबन 15 से 20 प्रिजनर्स को रखा जाता था एंड उनके बच्चे हों या जो भी हो उन सबको एक ही जगह पे रखा जाता था। उसके अलावा जो सेकंड वाला सेक्शन है दैट इज़ मोर काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन सेल, जहाँ पे जिन लोगों को एग्जीक्यूट करना होता था उनको रखते थे। मारने के लिए ये लोग फांसी नहीं देते थे डायरेक्टली, वो जो उसका एक नाम है गुलेटिन, तो गुलेटिन यूज़ करते थे, उसका ब्लेड नीचे गिरता था एंड एक बार में मार देते थे। एंड जो बॉडीज़ होती थी उनको जमा करके रखा जाता था और हर कुछ दिन में जो प्रिजनर्स होते थे उनके हेल्प से उनको डिसमेंटल किया जाता था, उनको वहाँ से हटा के फिर दूसरे जगह भेजा जाता था। तो ये है बेसिकली इन दोनों सेक्शन की जो स्टोरी है वो मैंने आपको डिस्क्राइब की। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एंड उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। एंड इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हुआलो ही है प्रिजन का, तो वो मैंने चेक किया था और ऐसे ऑडियो गाइड में भी बोल रहे हैं। तो अब चलते हैं। ओके, तो टूर मेरा ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे का समय आपको लगेगा यहाँ पे। ठीक ठाक डिटेल्स एक्सप्लेन की हुई हैं। जो आगे के सेक्शंस हैं उसमें बताया है अमेरिकन रेजिस्टेंस वॉर या फिर वियतनाम वॉर जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं, क्योंकि फिर इस प्रिजन को इंडिपेंडेंस के बाद जब वियतनाम वॉर चल रहा था तो अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर हुआ करते थे उस टाइम पे उनके लिए यूज़ किया जाता था, बट उनको बिल्कुल उनका हेल्थ और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके वेलबींग का यहाँ पे ध्यान रखा जाता था। और शायद इसी वजह से इसको हनॉय हिल्टन भी बोला जाता है, बिकॉज़ हिल्टन इज़ अ 5 स्टार होटल चेन। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। बहुत सारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे अमेरिका में या अमेरिकन सॉरी, तो उन लोगों ने जो आर्टिफैक्ट शेयर किए हैं वापस जाकर या फिर यहाँ पे रहते हुए, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया गया है। मेरे हिसाब से आ सकते हो, एक अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा है। सबसे बड़ा बात तो ये है, और ये मैंने पूरे वियतनाम में नोटिस किया है, कि आप उनके किसी भी म्यूज़ियम में जाओ या किसी भी इस तरीके के जगह पे जाओ जहाँ पे उन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, इतने बेहतरीन तरीके से सब कुछ पोर्ट्रे किया हुआ है, फ़ोटोज़ के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, सारी चीज़ों के थ्रू।
स्टाफ कितना सपोर्टिव है, हर कोई हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, आपको समझाने के लिए रेडी रहता है चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बिकॉज़ हिस्ट्री आपकी है, दैट इज़ फाइन, आप उसको संभाल के रख रहे हो वो भी सही है, बट उस चीज़ को सामने वाले को कितना कन्वीनियंटली आप समझा पा रहे हो, सारा जो सिग्निफिकेंस है इन सारी चीज़ों का वो एक्चुअली उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को डिपिक्ट करके रखा है। वो मैंने किसी भी शहर में जो एक्सपीरियंस किया है ना, हर जगह बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट प्रिसाइज तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे एंड वहाँ से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो आपसे शेयर करूँगा। अभी आ गया हूँ सर्कल के। 7-Eleven का उतना सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं हनोई में, बट यहाँ पे एक अलग तरह का कन्वीनियंस स्टोर की फ्रेंचाइजी है। ये और भी कंट्रीज़ में है वैसे, तो यहाँ पे सर्कल के आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। प्रिजन जो म्यूज़ियम था वहाँ से वॉक करते हुए मैं जा रहा था इनके एक बहुत फेमस लेक के पास, बट उसी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेरे को स्टॉप दिखा, तो मैं रुक गया यहाँ पे सर्कल के में। मैंने लिया एक बर्गर एंड एक 7 अप एंड एक माइलो का सीरियल बार। ये मैंने पहली बार देखा इसलिए लिया, और एक पानी का बॉटल लिया था। सारा कुछ अराउंड इंडियन 250 के आसपास होगा, 200 के ही आसपास होगा, 200-250 के आसपास। बट बहुत इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन पे हूँ हनोई में, तो आपको दिखाना था। मेरे पीछे है सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल। फ्रेंच कॉलोनियल टाइम में ये वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग था जो हनोई में बनाया गया था। आई गेस 1884 में बना था, और पेरिस में जो बहुत ही फेमस नोटर डेम कैथीड्रल है, डिज़ाइन उससे काफ़ी मिलता जुलता है इसका। रिसेंटली इसको रेनोवेट किया गया है अभी कुछ टाइम पहले ही, एंड कलर इसका पूरा ब्लैक ग्रेइश टाइप का है एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप का अपील देता है। तो मैं अपना मील एंजॉय करता हूँ एंड फिर यहाँ से निकलेंगे लेक के तरफ। तो सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल से 5-6 मिनट के वॉक के बाद मैं अभी आ गया हूँ हुआन किएम लेक के पास। इस लेक से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेजेंड भी है, वो भी आपको बताऊँगा लेक के व्यूज़ के साथ। मेरे पीछे उस साइड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़े है जिसका नाम है द नोट कॉफ़ी। वहाँ पे लोग जाते हैं और अपना नोट जो है वो छोड़ते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर अपने मेमोरी के लिए। तो मैं अपना डे उस नोट कॉफ़ी कैफ़े में एंड करूँगा। वहाँ के व्यूज़ भी आपको दिखाऊँगा, बट उससे पहले लेक का व्यू दिखाता हूँ एंड इससे जुड़ी जो लेजेंड है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे सामने जो आप लेक देख पा रहे हो, इस लेक का नाम है हुआन किएम लेक, पर हमेशा से इसका नाम हुआन किएम लेक नहीं था। इसका एक्चुअल नाम लुक थोए लेक था, जिसका ट्रांसलेशन होता है एमरल्ड लेक। एक किंग हुआ करते थे हुआन किएम, उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि टर्टल एक गॉड थे यहाँ पे, तो उन टर्टल गॉड को उन्होंने अपना मैजिकल स्वॉर्ड जो है वो रिटर्न कर दिया था। तब से 15th सेंचुरी के बाद इस लेक का नाम उनके नाम पे पड़ गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, तब से इस लेक का नाम उनके नाम पे पड़ गया। एंड इंटरेस्टिंगली ये एक मैन मेड लेक है, काफ़ी पुराना लेक है, बहुत सालों पुराना लेक है। ऐसा नहीं है कि 100-150 साल पुराना लेक है, 600-700 साल पुराना लेक है। मेरे पीछे एक्चुअली में आपको पता होगा वियतनाम में बहुत सिग्निफिकेंट कैथलिक प्रेजेंस भी है, तो वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। बेसिकली इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है जो कि आने वाले महीनों में होगा। अब हम चलते हैं नोट कॉफ़ी में एंड मैं वहाँ पे अपना डे एंड करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। हनोई से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आपसे शेयर करूंगा जो यहाँ के ऑफ बीट लोकेशंस हैं,
और जो यहाँ आकर आप खाने के लिए ट्राई कर सकते हो वो सारा डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। एक बहुत ही हिस्टोरिकल एंशंट टाउन है ये, मस्ट रिकमेंडेड है अगर आप वियतनाम आते हो तो। आप वैसे भी आओगे ही क्योंकि यहाँ के दो सबसे प्रोमिनेंट शहर, एक हैं हो ची मिन और दूसरा है हनोई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो वियतनाम ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह के और कंटेंट के लिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। मैं आपको नोट कॉफ़ी के व्यूज़ के साथ इस वीडियो में यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। एन्जॉय योर लाइफ एंड स्टे सेफ। बाय बाय। अपना नोट तैयार कर लिया है। मेरे नोट में लिखा है प्ले बटन है डेस्टिनेशन हाइड आउट मेरे तरफ से हर किसी के लिए, और आज का डेट। एंड इफ़ यू फाइंड दिस प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मेरा नाम, अगर किसी को ये नोट मिलता है तो अपने स्टोरी में मुझे टैग कीजिए, मैं आपको एक सोवेनियर भेजूँगा।